Hello everyone, welcome back to my channel. Here are the latest environment-related regulatory updates for the month of September 2025. Fun categorization of minerals. Certain minerals reclassified from minor to major have now been brought under the ambit of EIA Notification 2006. 2 new OCEMS portal. CPCB has launched a new online continuous emission or effluent monitoring system portal, directly connected to CPCB's central server for real-time compliance monitoring. 3 construction projects. EC amendment not required. A clarification has been issued regarding when environmental clearance amendments are not required for construction projects. 4. Environmental standards for pulp and paper industry. A fresh notification has been released prescribing updated standards and norms for the pulp and paper sector. 5. Airports expansion categorization. Expansion of airports without increase in land area will now be categorized as B2 projects, simplifying the approval process. These are the key regulatory highlights for September 2025. Stay tuned. In the next section, I'll explain each notification in detail, one by one, with official references. दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा जो फर्स्ट रूल था जो अपडेट हुआ है वो 334 नंबर सीरियल नंबर आप देख पा रहे होंगे। इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैटेगराइजेशन ऑफ माइनिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ माइनर मिनरल्स reclassified as major mineral by Ministry of Mines under the EIA notification 2006। ठीक है, चलिए आओ इसको ओपन करते हैं। इसमें क्या बोला गया है हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब इसमें जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक रेफरेंस दिया था 16 जून 2025 को, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि बेराइट, फेल्ड्सपार, माइका एंड क्वार्ट्ज जैसे मिनरल्स के माइनिंग प्रोजेक्ट्स जिनका लीज एरिया 5 हेक्टर तक है, उनको EIA नोटिफिकेशन 2006 के अंडर कैटेगरी B2 में रखा जाए। ठीक है, तो अब एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी नॉन कोल माइनिंग सेक्टर ने इस मुद्दे पर अपने 47th और 4 सितंबर 2025 के मीटिंग में विचार किया। कमेटी का ऑब्जर्वेशन था कि माइनिंग प्रोजेक्ट्स का एनवायरमेंटल फुटप्रिंट और पॉल्यूशन लोड मेनली लीज एरिया और एक्सट्रैक्शन के तरीके पर डिपेंड करता है, ना कि इस बात पर कि मिनरल माइनर है या मेजर। सिर्फ नोमेनक्लेचर चेंज होने से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं बढ़ता। कमेटी ने यह भी नोट किया था कि जहां माइनिंग लीज एरिया 5 हेक्टर तक है, वहां पर स्कोप ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड रहता है और रिक्लासिफिकेशन के वजह से कोई एडिशनल एनवायरमेंटल बर्डन नहीं आता। ऑलरेडी माइनर मिनरल्स के 5 हेक्टर तक जो 5 हेक्टर तक के प्रोजेक्ट्स अपेंडिक्स 11 के अंडर B2 कैटेगरी में रखे जाते हैं और उनका EC, सिया और SEAC के द्वारा अप्रेजल के बाद दिया जाता है। इसलिए कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जहां मिनरल्स को माइनर से मेजर रिक्लासीफाई किया गया है और लीज एरिया 5 हेक्टर तक है, वहां प्रोजेक्ट्स को कैटेगरी B2 ही ट्रीट किया जाए और अप्रेजल भी वहीं प्रोसीजर फॉलो करें। अब जो मिनिस्ट्री ने EAC के रिकमेंडेशन और EIA नोटिफिकेशन के प्रोविजंस को एग्जामिन करके डिसाइड किया है कि ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स जहां माइनर मिनरल को मेजर क्लासिफाई किया गया है और लीज एरिया 5 हेक्टर तक है, उनके आगे भी कैटेगरी B2 में ही अप्रेज किया जाए। ठीक है ना। तो अब SEAC और SCIAA को ये इंश्योर करना होगा कि प्रोजेक्ट्स के एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को थरोली एग्जामिन किया जाए और ज़रूरी सेफगार्ड्स और पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स प्रेस्क्राइब किया जाए। ये डिसीजन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद इशू किया गया है। ठीक ना। तो ये हमारा फर्स्ट नोटिफिकेशन था जिसका मैंने समरी आपके सामने प्रस्तुत किया। अभी चलते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन की तरफ। सेकेंड नोटिफिकेशन में CPCB ने सारे SPCB और PCC को एक लेटर लिखा है अंडर सेक्शन 18(1)B और /31A के तहत। ठीक है, तो क्या बोला है चलिए हम समझते हैं। इसमें जो है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के सेक्शन 18(1)B जैसे कि आपको मैंने बताया, और एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के सेक्शन 18(1)B, इसका भी 18(1)B ही लागू होगा, के अंतर्गत नए डायरेक्शन के CPCB द्वारा इशू किए गए हैं। अब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का एक महत्वपूर्ण काम है कि वो अपने राज्य या क्षेत्र में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाए और उसको लागू करें। इसी प्रोसेस में इंडस्ट्रीज़ के अंदर सेल्फ मॉनिटरिंग हैबिट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है।
इसके लिए इंडस्ट्रीज़ को ऑनलाइन कंटिन्यूस एमिशन और एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम यानी OCMS इंस्टॉल करना और चलाना अनिवार्य है, जो कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पर आधारित है। इससे पहले भी CPCB ने 2015 में 17 कैटेगरीज के इंडस्ट्रीज़ और कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को OCMS लगाने का डायरेक्शन दिया था। उसके बाद 2017 और 2019 में NCR दिल्ली के लिए स्पेशल डायरेक्शन दिए गए, जिसमें रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ को OCMS इंस्टॉल करना और CPCB और SPCB सर्वर से कनेक्ट करना कंपलसरी बनाया गया था। जो इंडस्ट्रीज़ ने कनेक्ट नहीं किया उनके अगेंस्ट क्लोजर का एक्शन भी लिया गया था। अब 2018 में CPCB ने एक OCMS पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें थर्ड पार्टी सर्वर्स के थ्रू इंडस्ट्री का डाटा CPCB तक पहुंचता था। देखिए, अब 31 अगस्त 2025 से एक नया OCMS पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें डाटा डायरेक्टली इंडस्ट्री से CPCB के सर्वर पर ट्रांसमिट होगा। अब ये कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें नए फीचर्स हैं, जैसे PTZ कैमरा इंटीग्रेशन, डाटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन, जियो टैगिंग, रिवाइज्ड कैलिब्रेशन प्रोटोकॉल और ऑटोमेटेड अलर्ट जनरेशन। 12 अगस्त 2025 को CPCB ने नया कैलिब्रेशन और अलर्ट प्रोटोकॉल के लिए डायरेक्शन इशू किए थे, जो अब इस नए पोर्टल पर मॉनिटर किए जाएंगे। जैसे आप अगर मेरे वीडियोस फॉलो करते होंगे तो इसके बारे में ये जो प्रोटोकॉल्स आए थे, जो नए नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी। अब डेमोन्स्ट्रेशन भी सितंबर 2025 में SPCBs और इंडस्ट्रीज़ को दिखाया जा चुका है। अब सभी इंडस्ट्रीज़ ये कॉमन फैसिलिटीज़ जिन्होंने OCMS इंस्टॉल किया है या जिनको इंस्टॉल करना है, उनको नया पोर्टल जो है नया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स, इंडस्ट्री कैटेगरी, स्टेशन इन्फॉर्मेशन, एनालाइजर डिटेल्स एक्सेट्रा फिल करना कंपलसरी होगा। अब टाइमलाइन भी CPCB ने कुछ दिया है। क्या है टाइमलाइन? कि जो NCR और दिल्ली की इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनको लेटेस्ट बाय 15 अक्टूबर 2025 तक रजिस्टर और कनेक्ट करना होगा, और बाकी जो सभी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लेटेस्ट बाय 15 नवंबर 2025 तक रजिस्टर और कनेक्ट करना होगा। सभी SPCB और PCCs को इंश्योर करना है कि उन्हें जुरिडिक्शन में उनके जुरिडिक्शन में जो इंडस्ट्रीज़ ये कंप्लायंस करें, साथ ही 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट CPCB को भेजना भी अनिवार्य है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है एक नया अपडेट है और ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट है हर इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि जो है उनका जो CPCB सर्वर में उन्होंने जो कनेक्शन किया होगा फॉर देयर OCMS, कृपया करके वो जो है ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दें और जो है डेडलाइन के अंदर ये चीज़ ख़त्म करके CPCB को और SPCB को अपना कंप्लायंस प्रस्तुत करें, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड नोटिफिकेशन। अभी हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नोटिफिकेशन की तरफ। चलिए हम समझते हैं थर्ड नोटिफिकेशन क्या बोलता है, ठीक है। तो सीरियल नंबर 333 के ऊपर गौर करिए। ये जो है 10/9/2025 का एक इशूड नोटिफिकेशन है। इसका हेडिंग क्या है कि क्लैरिफिकेशन विथ रिगार्ड टू नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ EC अमेंडमेंट ड्यू टू चेंज इन कंसेप्चुअल प्लान अराइजिंग आउट ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है। तो अभी हिंदी में समझते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। पहले 5 मई 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम में बोला गया था कि अगर किसी अप्रूव्ड बिल्डिंग प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन, प्लानिंग या डिज़ाइन चेंज होता है तो EC अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। बस कंडीशन ये थी कि कोई चेंज ना हो। बिल्ट अप एरिया, FAR, एक्सटीरियर ओपन स्पेसेस, ग्रीन बेल्ट, पार्किंग, वॉकवेज, बिल्डिंग का हाइट, ड्वेलिंग यूनिट्स, फ्लोर्स, बेसमेंट और अर्थ एक्सकेवेशन में, ठीक है। अब मिनिस्ट्री के पास रिप्रेजेंटेशन आया था कि अगर बिल्टअप एरिया कम हो रहा है और एनवायरनमेंट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है तो अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। तो इस मैटर को एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ने एग्जामिन किया। कमेटी ने रेकमेंड किया कि वर्डिंग नो चेंज इन बिल्टअप एरिया और FAR को बदलकर नो इंक्रीज इन बिल्टअप एरिया और FAR कर दिया जाए। मतलब अगर बिल्टअप एरिया या FAR रिड्यूस हो रहा है तो अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, बस पॉल्यूशन लोड इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब मिनिस्ट्री ने फाइनल डिसीजन लिया है कि अगर बिल्डिंग प्रोजेक्ट में कोई डिज़ाइन या प्लानिंग चेंज होता है और बिल्टअप एरिया चेंज होता है, और ये देखिए ये मैंने सीरियल वाइज बताया कि बिल्टअप एरिया में कोई इंक्रीज नहीं है, टोटल एक्सकेवेशन ऑफ अर्थ बढ़ नहीं रहा है,
बिल्डिंग की हाइट सेम है, वाटर कंजप्शन, सीवेज जनरेशन और वेस्ट जनरेशन में कोई इंक्रीज़ नहीं है, तो इसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो लेकिन कंडीशन ये भी है कि एक्सटीरियर ओपन स्पेसेस और ग्रीन बेल्ट्स रिड्यूस नहीं होने चाहिए और बिल्डिंग का डेजिग्नेटेड यूज़ चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी सारे प्रोविजंस 5 मई 22 के ऑफिस मेमोरेंडम के सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड नोटिफिकेशन जो सितंबर मंथ में अपडेट हुआ है। अब हम चलते हैं फोर्थ नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों मैं फोर्थ नोटिफिकेशन को नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये एक सिर्फ ऐसा नोटिफिकेशन है कि जो है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री के लिए ही लागू होता है। अब उसमें जो है कि जितने भी हमारा एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर पैरामीटर्स लाइक एयर एंड वाटर वो चेंज हुए हैं। वो आप जो है ई गैजेट को फॉलो करके आप उसमें से डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं फिफ्थ नोटिफिकेशन की तरफ। फिफ्थ नोटिफिकेशन क्या है कि जो ये आप 335 नंबर देख सकते हैं, सीरियल नंबर 335। अब इसमें इसका हेडिंग है कैटेगराइजेशन ऑफ एक्सपांसन ऑफ एयरपोर्ट्स विदाउट इंक्रीज इन लैंड एरिया एज B2 प्रोजेक्ट्स। अब ये क्या है कि 30/9/2025 को अपडेट हुआ है, ठीक है। तो इसी सितंबर में ये अपडेट हुआ है। अब ये क्या कहता है, चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं। एयरपोर्ट या ये नोटिफिकेशन 2006 का शेड्यूल के लिए आइटम 7A के अंडर आते हैं। नए एयरपोर्ट बनाने या एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट का एक्सपांसन और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए पहले से एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना ज़रूरी है। नॉर्मली नए एयरपोर्ट्स कैटेगरी A प्रोजेक्ट्स के अंडर आते हैं और एक्सपांसन प्रोजेक्ट्स कैटेगरी B के अंडर आते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर सिर्फ टर्मिनल बिल्डिंग और अलाइड बिल्डिंग का एक्सपांसन होता है जिसका बिल्टअप एरिया 20,000 से लेकर 1,50,000 स्क्वायर मीटर तक है और लैंड एरिया बढ़ाया नहीं जाता, तो इसे आइटम 8A के अंडर देखा जाता है, ठीक है। अब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन दिया कि UDAN उड़ान आपको पता होगा, उड़ान और कृषि उड़ान स्कीम्स के वजह से पैसेंजर और कार्गो ट्रैफिक बढ़ रहा है। इस वजह से कैपेसिटी एनहांसमेंट की ज़रूरत है। लेकिन ये सारे एक्सपांसन काम जैसे टर्मिनल बिल्डिंग, ATC टावर, फायर स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, रनवे, टैक्सीवेज, एप्रॉन्स सब पुराने एक्वायर्ड लैंड के अंदर ही हो रहे हैं। कोई नया लैंड एक्विजिशन नहीं हो रहा है। ये एक्टिविटीज़ मेनली ऑपरेशनल है जो पैसेंजर कन्वीनियंस, सेफ्टी और एफिशिएंसी इम्प्रूव करती है। इस मुद्दे पर सेक्टोरल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने कहा कि ऐसे एक्सपांसन से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि एक्टिविटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल फुटप्रिंट के अंदर ही हो रही है। अब एयरपोर्ट पहले से ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और कंप्लायंस करते हैं, जैसे एयर और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल लॉज, सॉलिड वेस्ट और C&D वेस्ट मैनेजमेंट, जो C&D मतलब कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम भी एयरपोर्ट्स के अंडर रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब EAC ने रिकमेंड किया कि इस तरह के एक्सपांसन वर्क को रैशनलाइज किया जाए। बाद में एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ने भी एग्री किया कि अगर एक्सपांसन और मॉडर्नाइजेशन स्ट्रिक्टली एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट बाउंड्री के अंदर हो और लैंड एरिया इंक्रीज ना हो तो इसे कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट माना जाए। इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि जितने भी एयरपोर्ट्स के पास वैलिड EC है, पहले से जो EC है, उनके एक्सपांसन या मॉडर्नाइजेशन एक्टिविटीज़ जिसमें लैंड एरिया बढ़ाया नहीं जाता, उससे उन्हें कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट के रूप में अप्रेज किया जाएगा, ठीक है। ये था हमारा फिफ्थ नोटिफिकेशन का समरी। और दोस्तों मैं आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हमारा ये जितने भी मैंने आपको बताया ये पांचों नोटिफिकेशन सितंबर महीने 2025 को आया था और मैं आशा करता हूँ कि आप सब जो है इसे सही से समझ चुके होंगे। और जो अक्टूबर महीने के जितने भी नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आएंगे, मैं जो है नवंबर 1 से लेकर के नवंबर 5 डेट तक आप सबके पास लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल पे। धन्यवाद।